नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग सीटेड यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में पर्यावरण अध्ययन को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज हम लोग जो पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न कराने वाले हैं वो आपकी जिन अभ्यर्थियों के सीटेड एग्ज़ाम बचे हुए हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों क्लास चलते हैं और आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा के शिक्षण हेतु अनुदेशनात्मक प्रक्रिया में विभिन्न शिक्षण तत्वों का विश्लेषण तथा व्यवस्था की जाती है, इसके तत्वों में समावेश नहीं है। ऑप्शन है उद्देश्यों की रचना का, बी ऑप्शन में है कार्य विश्लेषण का, सी ऑप्शन में है शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत झगड़ों का और डी ऑप्शन में है शिक्षार्थियों की निष्पत्तियों के आकलन का। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा उद्देश्यों की रचना, कार्य विश्लेषण, शिक्षार्थियों की निष्पत्ति के आकलन पर्यावरण शिक्षण हेतु अनुदेशनात्मक प्रक्रिया में शामिल विभिन्न शिक्षक तत्व हैं। शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत झगड़े इसमें शामिल नहीं हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, पेट्रोल में लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है क्योंकि ऑप्शन है ज्वाला इतनी गर्म होती है कि जल उसे ठंडी नहीं कर पाता है, बी ऑप्शन में है जल और पेट्रोल में रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है, सी ऑप्शन में जल और पेट्रोल एक दूसरे में मिश्रणीय हैं और डी ऑप्शन में है जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय हैं तथा पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है अतः जलता रहता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जल भारी और पेट्रोल हल्का होता है, ये एक दूसरे में अमिश्रणीय है। यही कारण है कि पेट्रोल ऊपरी परत पर आ जाता है और वह जलता रहता है। इसीलिए जब पेट्रोल में आग लगती है तो उसे बुझाने में जल प्रभावकारी भूमिका नहीं निभा पाता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें ऑप्शन है फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, बी ऑप्शन में है कीटों को दूर रखने के लिए, सी ऑप्शन में है चिकना और साफ बनाने के लिए और डी ऑप्शन में है खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कीटों को दूर रखने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारें और फर्श को लीपा जाता है। ऐसा गाय के गोबर में पाए जाने वाले मीथेन के कारण होता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन है ए ऑप्शन में बच्चों की मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, बी ऑप्शन में सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, सी ऑप्शन में है बच्चों को आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना और डी ऑप्शन में है बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करना। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बच्चों की मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियों को शामिल करने का उद्देश्य बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य बच्चों में सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास करना है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला दोस्तों प्रश्न है, रुधिर की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन में है लाल रुधिर कोशिकाओं में मगरमच्छ के अंडे, बी ऑप्शन में है लाल रुधिर कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं, और सी ऑप्शन में रुधिर में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, और डी ऑप्शन में रुधिर में मच्छर का लार्वा। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा लाल रुधिर कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मैक्यूलॉय ने 1827 ईस्वी में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया था। मलेरिया की पुष्टि रक्त की बूंद तथा पीएफ मामलों के लिए आरडी किट्स सूक्ष्मदर्शी द्वारा जांच की जाती है। लेवरन 1880 ईस्वी में मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की। रोनाल्ड रॉस ने 1887 में मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, विटामिन ऐसा पदार्थ है जो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। बी ऑप्शन में हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। सी ऑप्शन में है स्वस्थ रहने के लिए दवाइयों के रूप में ली जाती है, और डी ऑप्शन में पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाता है, हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। विटामिन का आविष्कार फंग ने वर्ष 1911 में किया था। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इससे कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती, परंतु ये शरीर के उपापचय में रासायनिक प्रक्रियाओं के नियमन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, लोहे की कील पारे में तैरती है। यहाँ पर दोस्तों पारा हो जाएगा, पानी यहाँ पर टाइप हो गया है, गलत टाइपिंग है। लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है, क्योंकि लोहे की, यहाँ पर भी दोस्तों गलत टाइपिंग हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक इस प्रश्न में है ज़्यादा। लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होती है। बी ऑप्शन में लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम होता है। सी ऑप्शन में लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। पारे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है। इसका कारण यह है कि पारे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। ऐसा पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, गोताखोरों द्वारा सांस लेने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा हीलियम, ऑक्सीजन तथा आर्गन, ऑक्सीजन तथा नियॉन। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है ऑक्सीजन और हीलियम। तो बी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम नाइट्रोजन की अपेक्षा रक्त में कम विलेय होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, अम्ल वर्षा का निर्माण मुख्यतः निम्नलिखित दो गैसों द्वारा होता है, मीथेन और ओजोन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रस ऑक्साइड। सी ऑप्शन में है जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन में है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है वायु प्रदूषण के कारण सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रिक ऑक्साइड वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन तथा जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया पर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाकर वर्षा के साथ पुनः पृथ्वी पर गिरती है, जिसे अम्ल वर्षा कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला दोस्तों प्रश्न है, पानी में क्लोरोफॉर्म की अधिक मात्रा दर्शाती है। ऑप्शन है मानव निर्मित कचरा द्वारा जनित प्रदूषण, फास्फोरस द्वारा जनित प्रदूषण, जैविक ऑक्सीजन की घटी हुई मांग, और डी ऑप्शन में है हाइड्रोकार्बन द्वारा जनित प्रदूषण। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोफॉर्म एक कार्बनिक यौगिक होता है जिसका रासायनिक सूत्र की अगर हम बात करें तो CHCl3 होता है। CHCl3 होता है। इसका प्रयोग, यह एक रंगहीन और सुगंधित तरल पदार्थ होता है। इसका प्रयोग व्यक्ति को बेहोश करने के लिए किया जाता है। पानी में क्लोरोफॉर्म की अधिक मात्रा मानव निर्मित कचरे द्वारा जनित प्रदूषण को दर्शाती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, सेब, संतरा, अनार और केले को खाने के पश्चात संतरे का स्वाद सभी से भिन्न था क्योंकि इसमें विटामिन ए पाया जाता है, इसमें विटामिन बी पाया जाता है, इसमें कैल्शियम पाया जाता है, इसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो संतरे में दोस्तों विटामिन सी पाया जाता है, इसके कारण ऐसा होता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का पीएच होता है 7 से कम, 7 से अधिक, 10 से ऊपर और उदासीन। ऊपर दोस्तों यहाँ पर ये टाइपिंग में आ गया है, यहाँ पर ये होगा। तो अम्लीय वर्षा का पीएच 7 से कम होता है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? 4, 5, 3, 2। तो मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 होती है, तो ए ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का भी ए ऑप्शन सही है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ठंडी समुद्री जलधारा है? वेंगुएला, ब्राज़ील, क्यूरोशिबो, गल्फ स्ट्रीम। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा, इसमें दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वेंगुएला। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच वेधशाला किस देश में अवस्थित है? वेल्स, उत्तरी आयरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड। तो ग्रीनविच वेधशाला इंग्लैंड में अवस्थित है, तो इस प्रश्न का दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी, 28 फरवरी, 2 फरवरी और डी ऑप्शन में 20 मार्च। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जम्मू एवं कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति गत वर्षों में, ऑप्शन है आपकी, गत वर्षों में पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ने के कारण बनी है। बी ऑप्शन में लाभदायी है क्योंकि जेट विमानों के यात्रियों को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। सी ऑप्शन में प्रकाश संश्लेषण की दर को कम करती है, और डी ऑप्शन में है पृथ्वी पर यूवी किरणों के प्रभाव को कम करती है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति पृथ्वी पर अल्ट्रा वायलेट यानी यूवी किरणों के प्रभाव को कम करती है। इसमें ओजोन गैस यानी O3 जिसे O3 की सघनता अत्यधिक होती है। ओजोन की परत की खोज की अगर हम बात करें तो 1913 में फ्रांस के भौतिकविदों फैब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, पर्यावरण से आपका क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है, विद्यार्थियों पर अत्यधिक बोझ डालकर व्यस्त रखा जाए। बी ऑप्शन है, विद्यार्थियों को पर्यावरण का ज्ञान हो जाए। सी ऑप्शन में विद्यार्थियों का मनोरंजन हो, और डी ऑप्शन में पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्यावरण वह शिक्षा है जिसमें बच्चों को पर्यावरण समस्याओं को सुलझाना एवं उन्हें दूर करने की शिक्षा प्रदान की जाती है। उनका उद्देश्य पर्यावरण को दूषित होने से बचाना, पर्यावरण संरक्षण, सुरक्षा और सुधार के कार्यों में
लग जाने के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न है और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है क्योंकि ऑप्शन है आपके, यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करती है, यह विद्यार्थियों में अंतर्निहित शक्तियों का विकास करती है, सी ऑप्शन में विद्यार्थियों के ज्ञान का आधार उसका निजी अनुभव होता है, और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है क्योंकि इस विधि में विद्यार्थी के ज्ञान का आधार उसका निजी अनुभव होता है, यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं एवं अंतर्निहित शक्तियों का विकास नहीं करता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।